Welcome to Synapse. My name is Gaurav Soni and I am your biology educator. So, आज की ये हमारी एक सेकंड डेमो क्लास है. इसके पहले हम एवोल्यूशन टॉपिक पे एक काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं. होपफुली आप उसको भी देखेंगे. इसके अलावा हमने एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे हम आपको ये समझा रहे हैं कि साइनैप्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है. साइनैप्स एक ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूशन है एक्सक्लूसिवली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे एवरी वीक, आउट ऑफ विच 4 विल बी योर रेगुलर क्लासेस एंड 1 विल बी योर डाउट क्लास. हम यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स एंड डीपीपीज प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से आप हर एक लेक्चर को विद इन 15 मिनट्स अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और डीपीपी में प्रेजेंट 15 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप उस लेक्चर के एसेंस को ग्रैब कर पाएंगे. हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स ये सब प्रोवाइड करेंगे ताकि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो सकें और आपके दिमाग से जल्दी निकले ना. हम यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे जिसकी वजह से चाहे आपका एग्ज़ाम नीट का हो, चाहे एम्स पैरामेडिकल का, एम्स नर्सिंग का, सीयूईटी का और या फिर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सारे एग्ज़ाम के लिए इक्वली प्रिपेयर्ड रहें. हर एक क्लास 90 मिनट्स की होगी, मीन्स 1.5 आवर की. हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करेंगे, सारे डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, इवन समरी तक पे एक बार ध्यान देंगे. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. ओके. इसके अलावा एंड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दैट इन जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ. तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमको इस नंबर पे टेक्स्ट करें व्हाट्सएप पे एंड हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, या फिर आप चाहें तो हमको कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे. अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे जिसका नाम है सम जनरल टर्म्स इन बायोलॉजी. आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, डीएनए में, क्रोमोसोम में, क्रोमैटिन में, क्रोमैटिड में, जीन में, न्यूक्लियोटाइड में एंड बेस पेयर में. इसमें से कुछ वर्ड्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होगा, जैसे कि न्यूक्लियस और डीएनए में आपस में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर में क्या डिफरेंस है. लेकिन डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, जीन, इन सब वर्ड्स को आप इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होंगे. मतलब कि अगर आपको कहीं डीएनए बोलना है तो आप क्रोमोसोम बोलेंगे तब भी चल जाएगा. देखिए, सुपरफिशियल जब हम बात करेंगे तब ये सारे डिफरेंस को इग्नोर करना इजी है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 यानी कि इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, तब ये छोटी मोटी गलतियां आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे हम 2 लेक्चर, पूरी 2 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इन सब पे ही बेस्ड है. वहाँ पे आप इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. तो आइए आज हम इन सब के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं अगले आधे घंटे में, और इसके एंड में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से आपको डाटा क्लियर हो जाएगा कि कितने बेस पेयर होते हैं एंड कितने जीन्स हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फाइंड हुए हैं. आइए एक एक करके हम हर एक वर्ड को समझते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है न्यूक्लियस. देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है. हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक एनिमल सेल है, तो इसके पास क्या होगा, ये एक सेल मेम्ब्रेन होगी. अगर ये एक प्लांट सेल होता तो इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. ओके. इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा जो कि एक कंट्रोल सेंटर है. साथ में हमारे पास क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमेशा सेल के न्यूक्लियस के पास ही होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ में राइबोसोम्स, पास होंगे राइबोसोम्स. इसके अलावा हमारे पास होंगे गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस. अगर ये एक एनिमल सेल, प्लांट सेल होता तो यहाँ पे एक वैक्यूल भी होता, क्योंकि एनिमल सेल कंसीडर किया है हमने तो वो नहीं है. हमारे पास क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही मेन, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे, माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अलावा बहुत सारे लाइसोसोम्स,
साथ ही साथ सेंट्रियोल्स, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमारे पास होते हैं। अब देखिए, ये जो आपके पास आपने यहाँ देखा है, ये है आपका न्यूक्लियस। जैसे कि इस एक सेल में, ये जो पूरी सेल है, इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। वैसे ही इस न्यूक्लियस, ये जो कंट्रोल हेड है आपके पूरे सेल का, उसके पास भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया आपको क्या होता है न्यूक्लियस एंड क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब समझिए, इसके अंदर जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो होते हैं आपके डीएनए के टुकड़े, ठीक है, आपके डीएनए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो यहाँ पे ऐसे लाइन घुमा देंगे और बोलेंगे ये आपका डीएनए है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डिपिक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा ना बैठ जाए कि डीएनए एक लंबा सा थ्रेड होता है आपका पूरा। नहीं, आपका डीएनए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर 46 डी क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 थ्रेड्स होते हैं आपके पास, ओके। और वो थ्रेड्स ऐसे बिखरे होते हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। डन, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है आपके डीएनए के थ्रेड, यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे डी एन एंड ए। ये होते हैं 46 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि डीएनए क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं क्रोमोसोम, क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड एंड जीन की तरफ। अब लेक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा, ओके। ये जो आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या था हमारे पास? डीएनए के थ्रेड्स, ठीक है, कुछ बड़े कुछ छोटे। सी, मैं एक काम करूंगा, आपको डीएनए के बाद समझाऊंगा पहले क्रोमैटिन। क्रोमोसोम समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम क्रोमैटिन फाइबर को समझें, ठीक है। आइए देखिए, मैं इसमें से किसी एक थ्रेड को जूम कर रहा हूं यहाँ पे, ओके। अज्यूम दिस, ये है आपके पास वो डीएनए का थ्रेड, ठीक है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब ये ऐसा क्यों है वो समझिए। आपका जो डीएनए होता है ना, वो काफी लंबा होता है। तो इस डीएनए की पैकिंग के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ प्रोटीन, जिनका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो है आपके पास, ये जो आप देख रहे हैं, ये है हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर आपका जो ये डीएनए है ना, ये ऐसे घुमा हुआ है इसके ऊपर। ये डीएनए आया आपका, इस पे ऐसे रैप करके, ये ऐसे है आपका डीएनए, ठीक है। ये है आपका एक हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा एंड नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे लपेटा हुआ मिलेगा आपको। सेम गोज फॉर नेक्स्ट। इसको जब मैं बहुत दूर से देखूंगा, ये है आपके हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड इस आपके डीएनए के थ्रेड को जब मैं काफी दूर से देखूंगा, तो ये ऐसे दिखाई पड़ेंगे कुछ, जैसे ये आपका डीएनए, और डीएनए पे क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन्स। इसको हम कहते हैं बीट्स ऑन थ्रेड स्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे कि किसी धागे में मोती लगे हुए हों, ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है। इसी को अगर आप दूर से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। तो आपके डीएनए जो है वो कुछ इस फेज में पैक होते हैं, ठीक है। ये सारे डीएनए डन। ये समझिए, ये आपको समझ में आता है कि क्या होता है अब क्रोमैटिन। डन। आइए बढ़ते हैं, क्या होते हैं क्रोमोसोम। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर फेज में जब कोई एक सेल डिवाइड करेगी, उस समय ये जो आपके क्रोमैटिन फाइबर है ना, इनकी थोड़ी और एक्सटेंसिव पैकिंग की जाएगी, ठीक है। और उस पैकिंग के बाद जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये जो आपका एक थ्रेड था, डीएनए का एक पार्ट है, ये कोई एक डीएनए है, ठीक है। हमारे पास 46 डीएनए है, एंड 46 में से 23 आपस में पेयर है, ठीक है, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। आइए, ये सारी डिटेल्स हम तब पढ़ेंगे जब हम
कोर्स को स्टार्ट टू एंड स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए ये आपका क्रोमोसोम जो है, ये जो आपका एक क्रोमैटिन फाइबर है, इस क्रोमैटिन फाइबर को अब हमें हाईली पैक करके क्या बनाना है, क्रोमोसोम। समझिए बात को, क्रोमोसोम बनाना, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब डीएनए का डिवीजन होगा, तब ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली पैक होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि आपने 50 जगह देखा होगा अपनी एनसीईआरटी में। डन। और ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, ये समझिए बात को। आखिर ये स्ट्रक्चर क्यों बना है ऐसा, इसे कहते हैं ये हाईली पैक होके कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। एक थ्रेड से फोल्डिंग होके सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बनेगा। डन। क्योंकि हमारे पास 46 थ्रेड्स हैं तो हमें 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। डन। देखिए यहां से यहां तक की पैकिंग के लिए एक और प्रोटीन चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं NHC, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया आपको डिफरेंस क्रोमैटिन फाइबर में एंड क्रोमोसोम में। इस क्रोमोसोम के किसी एक आर्म को, इस आर्म को, किसी भी एक को बोल दीजिए आप, हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। डन। चलिए अब हम समझ चुके हैं कि क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होते हैं क्रोमैटिन्स एंड क्या होता है क्रोमैटिड। अब हम बढ़ेंगे क्लास के मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि जीन। जीन को समझना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि अब काफी सारी कैलकुलेशन आने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब समझते हैं कि जीन क्या होता है। ठीक है, पहले हम पहुंचते हैं जीन तक। देखिए ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस। सेल के अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल इजी। ठीक है, देखते हैं न्यूक्लियस को। ये है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, और उसकी सेकंड मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू होता है। तो कुछ ऐसा दिखता है न्यूक्लियस, अगर आप अच्छे से एक्यूरेटली देखेंगे तो। और एक पॉइंट पे आके आपका न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, ताकि यहाँ से मटेरियल, ये एक जगह नहीं 3-4 जगह होता है ऐसे, लाइक दिस। ऐसा होता है आपका न्यूक्लियस समहाउ। डन। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, नो डाउट, आपका डीएनए। ठीक है, और क्योंकि डीएनए अभी हाईली पैक नहीं है तो वो क्या है, अभी क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में है। जब हाईली पैक होता तब वो क्या होता, क्रोमोसोम दिखता वो। ठीक है, और क्रोमोसोम कब बनते हैं, हाईली पैक वो कब होगा, जब वो डिवीजन में जाएगा। डन। अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, हमने अजम्पशन किया इसका। ठीक है, आइए मैं इसको जूम करता हूँ किसी एक क्रोमैटिन फाइबर को। ये है आपका कोई एक, क्या बना दिया भाई, देखो ये है आपका कोई एक क्रोमैटिन फाइबर। डन। ये क्या है आपके पास, हिस्टोन प्रोटीन्स जिन्होंने इसको बाइंड किया हुआ है। डन। ये है आपका क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ये है आपका डीएनए, ये है आपके हिस्टोन प्रोटीन्स। यही अगर हाईली पैक हो जाए किससे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। डन। इसके दो एंड्स होंगे। अगर मैं इस क्रोमोसोम को पकड़ के ऐसे खींच दूं तो क्रोमैटिन फाइबर बन जाएगा। डन, कोई डाउट नहीं है। अब देखो
मैं इस क्रोमैटिन फाइबर को और जूम कर रहा हूँ। ये है आपका एक्चुअल में क्रोमैटिन फाइबर। ये कंटिन्यू है यहाँ पे, ठीक है, काफी लंबा ही है। मैं आपको एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, डन। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके बेस पेयर ए टी सी सी ए जी, ए टी सी सी ए टी सी जी, जी ए टी टी सी ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बस यही होना चाहिए। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आपको पता होगा कि एडेनोसिन के साथ कौन बॉन्डिंग करेगा, थायमिन। थायमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनोसिन, साइटोसिन गुआनोसिन। कंटिन्यू करेंगे इसको, टी सी टी ए जी जी टी 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 ए जी सी सी ए ई जी। ओके, ये है आपका वेक डीएनए का पूरा सेट है, क्रोमैटिन फाइबर ये पूरा है, ठीक है। जीन क्या होते हैं एक्चुअली, समझते हैं, आइए देखिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई भी जीन 3000 बेस पेयर से बनता है, ठीक है, अप्रॉक्स। ये काउंट बहुत गलत भी हो सकता है, एक जीन हो सकता है कि 3000 बेस पेयर से ज्यादा बेस पेयर से भी बने, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये है आपका एक, मान लीजिए किसी को देखते हैं इसको, ये है आपका एक बेस पेयर, ये सब इतने सारे बेस पेयर हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेस पेयर, बेस पेयर, ठीक है। और इसमें से एक सेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, डन। तो आपको पता चल गया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपको पता चल गया कि बेस पेयर क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे काफी कम बनाए हैं, पर अज्यूम करिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि ये एक जीन है, ठीक है, ये एक सिंगल जीन है, ओके। तो इस जीन का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रॉक्स 3000 बेस पेयर होंगे। मैंने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अज्यूम करिए कि यहाँ पे 14 नहीं बट 3000 बेस पेयर है। तो ये 3000 बेस पेयर वाले को हम, एक सेट को हम कहते हैं कि मान लीजिए ये कोई जीन है और ये जीन कोड कर रहा है, किसी भी चीज़ के लिए कोड कर सकता है। हो सकता है आपके बालों के कलर के लिए कोड कर रहा हो, आपके आइस के कलर के लिए कोड कर रहा हो, आपके स्किन के टाइप के लिए कोड कर रहा हो, आपकी बॉडी में किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा हूँ, या फिर किसी एक जीन के लिए कोड, किसी भी एक ट्रेड के लिए कोड कर रहा हूँ। आपकी हाइट हो सकती है वो, ठीक है, आपकी टंग की विड्थ, आपके पाम की विड्थ, है ना, किसी भी चीज़ के लिए कोड कर सकते हैं। हमारे पास अप्रॉक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 25 to 30,000 जीन्स होते हैं, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ इसको आपको एक और बात और डिटेल में, इसको थोड़ा और खोल के, ठीक है। देखिए, अब आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल को अगर मैं एक एक करके निकालूं बाहर, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल कितनी, देखिए आपके पास है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर कितने होंगे आपके पास, 46, या फिर आप इसको कह सकते हैं 23/2, क्योंकि आपस में दो जोड़े में होंगे। कैसे, मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 का सेट है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 का सेट है, ये और ये मान लीजिए क्रोमोसोम 2 का सेट है, ये और ये मान लीजिए क्रोमोसोम 3 का सेट है। ऐसे होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर मिक्स, ओके। तो ये है क्रोमोसोम 1 का सेट, क्रोमोसोम 2 का सेट, क्रोमोसोम 3 का सेट, क्रोमोसोम 4 का, क्रोमोसोम 5 का। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर ही हाईली पैक होके क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। परेशान मत होइए, ये क्रोमैटिन फाइबर फर्स्ट है का सेट है, यानी कि क्रोमोसोम फर्स्ट का सेट है। ऐसे आपके पास कितने सेट्स हैं, 23 सेट्स हैं। लास्ट वाले क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिन फाइबर्स आपस में डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पर लिख लीजिए, आपके पास होते हैं 22 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ओके। ये है एक्स, ये है वाई, 23 आपके पास ऐसे सेट है।
टोटल कितने हो गए 46, ठीक है 46 क्रोमोसोम आपके पास होते हैं। अज्यूम करिए कि मैं ले रहा हूं यहां से एक 7th क्रोमोसोम, डन, ये है कोई 7th क्रोमोसोम, ठीक है। मैंने ये 7th क्रोमोसोम लिया और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको। देखिए 7th क्रोमोसोम में क्या होंगे आपके पास, 7th क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होंगे। कैलकुलेशन सुनिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास एक ह्यूमन बॉडी में 25 to 30,000 जीन्स होते हैं। हर एक जीन के पास अप्रोक्स 3,000 बेस पेयर होंगे। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर जो डीएनए है आपके एक जीनोम में, इसे जीनोम कहते हैं एक, ठीक है, इस एक सेट को लूंगा ना, तो इस एक सेट को हम कहते हैं ह्यूमन का जीनोम। तो ह्यूमन के एक जीनोम में कितने हैं जीन्स, 25 to 30,000। तो ऑब्वियस बात है आपके पास जब क्रोमोसोम टोटल है 23 का सेट है, और 23 के सेट वाले क्रोमोसोम में आपको 25 to 30,000 जीन सेट करना है, तो किसी एक क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 7th क्रोमोसोम पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जीन है, पर हम मानते हैं कि आपके हेयर कलर का जीन भी इसी में है, यानी कि बालों के कलर का जीन भी 7th क्रोमोसोम में ही है, हमने अज्यूम किया है। बहुत सारे जीन में से एक जीन वो भी है। मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये जो जीन है ना, ये एक जीन है आपका जो कोड कर रहा है आपके हेयर के कलर के लिए। कोई दिक्कत? ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसका दूसरा पार्ट है। क्रोमोसोम 7 के पास तो 2 होंगे ना, सेट में होता है ना क्रोमोसोम, तो इसके पास क्रोमोसोम 7 के पास 2 क्रोमोसोम होंगे। तो एक क्रोमोसोम ये मैंने खोल दिया, सेकंड क्रोमोसोम ये मैंने जूम किया है, ठीक है। दोनों के पास अपने अपने जीन होंगे, अब दोनों के पास सेम जीन होंगे, क्योंकि अगर ये हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है तो इसी पोजीशन पे ये वाला भी हेयर के कलर के लिए ही कोड करेगा, 7th क्रोमोसोम का दूसरा सेट। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कोड कर रहा है आपके बालों के कलर के लिए, ठीक है, सेम जीन है, डन, ओके। अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस जीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंस है, ओके, ये है आपका पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जीन सेम है एक्सेप्ट दिस प्लेस। यहाँ पे एक जी के बाद ए है, यहाँ पे जी के बाद टी है, एनसी, यानी कि यहाँ पे एटी है, यहाँ पे टीसी है। इस छोटे से डिफरेंस की वजह से, और यहाँ पे कितने जीन हैं, मैंने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अज्यूम करिए कि यहाँ पे 3000 है, बना नहीं सकता 3000 इसलिए, ठीक है, यहाँ पे भी 3000 बेस पे है। और वहां पे आप देख सकते हैं कि छोटी सी जगह पे सिर्फ चेंज है, इस छोटे से, बाकी पूरा जीन सेम है, बस यहाँ पे छोटी जगह पे हल्का सा चेंज है। इस छोटे चेंज की वजह से ये जो जीन है ये कोड तो कर रहा है सेम चीज के लिए, यानी कि बालों के कलर के लिए, लेकिन ब्लैक कलर के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एलील्स। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में अच्छे से, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे उसको, ठीक है। और ये होता है आपका, इस छोटे चेंज की वजह से ये कोड कर रहा है ब्लैक हेयर कलर के लिए, और ये कोड कर रहा है ब्राउन हेयर कलर के लिए। समझ में आ गया आपको? इतने छोटे से डिफरेंस की वजह से ट्रेड सेम है, बालों का कलर, लेकिन ये है ब्लैक और ये कोड कर रहा है ब्राउन के लिए। अब जो भी डोमिनेंट होगा वो उस बच्चे में शो हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर दोनों जीन है, और वो बच्चा के अंदर एक जीन कह रहा है कि भाई बाल होने चाहिए ब्लैक, वहीं पे दूसरा जीन कह रहा है कि बाल होने चाहिए ब्राउन। तो जो भी डोमिनेंट होगा इसमें से वो उस बच्चे में शो हो जाएगा। दिस इज हाउ जीन वर्क्स। आपके एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन हो सकते हैं, होते ही हैं। आपके एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन होते हैं, थाउजेंड्स में जीन होते हैं, ठीक है। एंड उन थाउजेंड्स में जितने भी जीन हैं वो सब ऐसे ही वर्क करेंगे। डन, समझ में आ गया आपको? हम इसे कहते हैं जीन। तो यहाँ क्रोमोसोम फर्स्ट के पास भी बहुत सारे जीन होंगे, हो सकता है उसमें से कोई जीन कोड करा हो आपके आइस के कलर के लिए, कोई कोड करा हो आपके बॉडी के अंदर माइलिन प्रोटीन बनाने के लिए, कोई कोड करा हो एक्टिन प्रोटीन बनाने के लिए, कोई कोड करा हो पेप्टिक सेल्स बनाने के लिए, कोई कोड करा हो आपकी फिंगर डिजिट्स बनाने के लिए, कोई आपके स्किन टाइप के लिए कोड करा हो। सबके लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए आपकी बॉडी के पास, आपकी हाइट के लिए कोड करा हो कोई, है ना, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक ट्रेड के लिए आपके पास एक जीन है। और ये अप्रोक्स कैलकुलेशन में कितने हैं, 25 to 30,000। डन, ये हमारा असम्पशन है और ये होता है जीन। समझ में आ गया? अब हम करेंगे कुछ कैलकुलेशंस।
ताकि आपको समझ में आ सके चीज़ें हैं कैसी। देखिए अब ये डाटा समझिए पहले आप। 3.3 बिलियन बेस पेयर होते हैं आपके पास। क्या होते हैं बेस पेयर? मतलब कि जैसे मैंने आपको एक क्रोमोसोम के अंदर बेस पेयर दिखाए थे, अगर हम 46 क्रोमोसोम्स को, सॉरी ओनली 23 ऑफ देम, अगर हम पूरे एक पेयर को यानी कि पूरे एक सेट को 23 क्रोमोसोम को लाइन से लगा दें एक के बाद एक, और तब सबके बेस पेयर गिने, तब हमें दिखेंगे 3.3 बिलियन बेस पेयर। डन? जो दिखाए थे मैंने आपको, क्रोमोसोम 1 का सेट, क्रोमोसोम 2 का सेट, इन सबके सेट में से एक एक ले लीजिए आप और उस एक एक को लाइन से लगा दीजिए, तब जितने क्रोमोसोम बनेंगे आपके, जितने बेस पेयर बनेंगे आपके, वो होंगे 3.3 बिलियन बेस पेयर। डन? इसके अलावा एनसीईआरटी में लिखा है कि एक जीन लगभग 3000 बेस पेयर को रखता है, लगभग। ठीक है, और आपके पास टोटल जीन कितने होते हैं? 30,000 जीन होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो जीन हमने देखा आज तक वो है डिस्ट्रोफिन जीन, जो कि 2.4 मिलियन बेस पेयर का होता है। जनरली कोई एक जीन 3000 बेस पेयर का होता है, लेकिन डिस्ट्रोफिन जो जीन होता है वो 2.4 मिलियन बेस पेयर का होता है। डन? पूरे आपके जीनोम के सेट में कितने जीन्स होते हैं? 30,000 जीन्स होते हैं। इन तीन में ना बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। देखो, टोटल 30,000 जीन है आपके पास, एक जीन 3,000 बेस पेयर रखता है अपने पास। ठीक है, एंड सबसे बड़ा जो जीन है वो 2.4 मिलियन बेस पेयर रखता है अपने पास। ठीक है, अब क्रोमोसोम 1 के पास कितने जीन्स हैं? 2986। एंड क्रोमोसोम Y के पास सबसे कम जीन होते हैं 231 जीन्स। ओके, मैं इस सारे डाटा को समझाता हूँ आपको एक जीन के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर, उसके अंदर सेट के अंदर। देखिए ऐसे समझिए, डाटा फर्स्ट क्या था कि आपके पास 3.3 बिलियन बेस पेयर है। तो ठीक है, ये सारे क्रोमोसोम्स हैं आपके पास, क्रोमोसोम 1 का सेट, 2 का सेट, 3 का सेट, 4 का सेट। ठीक है, अगर मैं इसके एक सेक्शन को ले लूँ, एक जीनोम को ले लूँ, ये होता है एक जीनोम, सिर्फ एक सेट को आपने लिया और इस एक सेट के सारे क्रोमोसोम आपने ऐसे खोल खोल के लाइन से लगा दिए। इसको पकड़ा, क्रोमोसोम को ऐसे खोल दिया, कुछ ऐसा दिखेगा। ये है क्रोमोसोम 1 आपका, इसको भी खोल दिया ऐसे। ये है क्रोमोसोम 2 आपका, इसको भी खोल दिया ऐसे। ये है क्रोमोसोम 3 आपका। ठीक है, सारे क्रोमोसोम को आप लाइन से लगा देंगे तो जो टोटल नेट बेस पेयर बनेगा वो क्या होगा? 3.3 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, एंड 3.3 बिलियन बेस पेयर का मतलब है 300 करोड़ बेस पेयर। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट डाटा आपसे ये कहता है कि आपके पास कितने जीन हैं? तो भैया आपके पास हैं 30,000 अप्रोक्स जीन। इतने जीन है आपके पास। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर कितने बेस पेयर? 3.3 बिलियन बेस पेयर। कितने जीन्स है आपके पास? 30,000 जीन्स है। तो भाई आपके पास कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम का सेट है, और इन 23 क्रोमोसोम्स में कितने जीन है? 30,000 जीन्स है। तो एक क्रोमोसोम में ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ जीन होंगे, जिसके फॉलोअप में उन्होंने डाटा दिया कि क्रोमोसोम 1 पे 2,968 जीन है एंड क्रोमोसोम Y पे 231 जीन है। ठीक है, ये डाटा दिया उन्होंने सेकंड। क्रोमोसोम 1 पे कितने जीन है? 2,968। क्रोमोसोम Y पे कितने जीन है? ये Y मान लीजिए 231 जीन्स। डन? अब आगे डाटा दिया कि एक जीन अप्रोक्स 3000, एक जीन जो होता है वो अप्रोक्स 3000 बेस पेयर से बना होता है। और सबसे बड़ा जो जीन है हमारे पास, लार्जेस्ट जो जीन है, वो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का, क्योंकि उसके पास 2.4 मिलियन बेस पेयर है। यूजुअली एक जीन के पास 3,000 बेस पेयर होते हैं, पर इस जीन के पास 2.4 मिलियन बेस पेयर है। ठीक है, डाटा सिंकिंग हो गया दिमाग में। अब आगे देखिए, कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, जब हमारे पास जो नेट बेस पेयर है, नेट बेस पेयर वो है 3.3 बिलियन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास जो एक जीन होता है वो कैरी करता है कितने? सिर्फ और सिर्फ, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक जो जीन है वो कैरी करेगा ओनली 3,000 बेस पेयर।
ये अप्रोक्सीमेशन है। हाँ, हमें एक अप्रोक्सीमेशन दिखा है इसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर वाला डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, लेकिन जनरली यही है, एक जनरल आइडिया में यही होता है, 3000 बेस पेयर होते हैं एक जीन के पास। टोटल जीन कितने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? हमारे पास टोटल 30K, ऐसे देखिए 30,000 जीन्स हैं आपके पास, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, 30,000 जीन और हर एक जीन के पास 3,000 बेस पेयर, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, 30,000 जीन्स एंड ईच जीन कैरी 3,000 बेस पेयर। तो नेट बेस पेयर कितने हो गए आपके पास? 9 करोड़। कोई दिक्कत? जिसे हम कह सकते हैं 0.09 बिलियन, ठीक है। आपके पूरे जीनोम में इतने बिलियन बेस पेयर हैं जो एक्चुअली किसी जीन का पार्ट है। डन। एक जीन के पास 3,000 बेस पेयर, 30,000 जीन है, टोटल कितने हो गए? 9 करोड़ बेस पेयर, यानी कि 0.09 बिलियन बेस पेयर। तो ये 0.09 बिलियन बेस पेयर ऐसे हैं जो किसी ना किसी जीन का पार्ट है। नेट कितने हैं हमारे पास? 3.3 बिलियन बेस पेयर। तो ये बचे हुए बेस पेयर कहाँ गए भाई? 3.3 बिलियन बेस पेयर नेट है, ठीक है। और हमारे पास जीन में इन्वॉल्व हुए कितने, इन्वॉल्व होने वाले कितने बेस पेयर है? 0.9 बिलियन बेस पेयर। तो ऑब्वियसली ये जो बचे हुए जीन्स हैं आपके पास, 0.09 से इसको माइनस करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। तो फिर जो बचे हुए जीन्स हैं आपके पास, जो बचे हुए आपके पास बेस पेयर है, वो तो किसी जीन का पार्ट भी नहीं है। तो इस ऐसे जीन्स, ऐसे बेस पेयर को हम कहते हैं सैटेलाइट बेस पेयर्स या फिर सैटेलाइट जीनोम्स, ठीक है। अब ये ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है या कोई काम हमें पता नहीं है, वो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी, ऐसे डीएनए में ऐसा बहुत स्पेस खाली है अभी जो कि किसी चीज़ के लिए कोड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। वो हो सकता है आने वाली जनरेशन्स में कोई नए जीन्स इन्वॉल्व हो तो उसके लिए वो एक खाली स्पेस है। डन। हर एक ह्यूमन में अप्रोक्स 98%, 99% जीन सेम होते हैं, 99.9% जीन सेम होते हैं हर ह्यूमंस में। 0.01% चेंजेस की वजह से हम सब एक दूसरे से इतना डिफरेंट है, हर एक ह्यूमन। डन। ये कुछ डाटा आपको दिया हुआ है चैप्टर 6 के लास्ट में, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके साथ मैं इस लेक्चर को करूँगा ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के पास। अगर आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप हमें प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने अच्छे से डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं, और यहाँ पे आप हमको इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9818246660। हम लोग 500 रुपीज़ पर मंथ में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी हैं, एंड थैंक यू सो मच।